जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश क्या है। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। देखिए अब जानेंगे कि आवेश कब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तथा कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखिए जब आवेश रेस्ट में रहता है तब अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और वहीं अगर मोशन में है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखा को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो आंसर में देखिए लिखा हुआ है कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। देखिए इसका कहने का मतलब जैसे इधर प्लस आवेश माइनस है, ठीक है। तो जैसे प्लस से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, तो ये क्या होता है, काल्पनिक वक्र होता है, ठीक है। और क्या होता है कि कहीं भी विद्युत स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। तो आंसर में लिखा हुआ कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो दिशा हो जाएगी, जो कि भौतिक रूप से क्या है, संभव नहीं है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इधर पहले समझिए कि जैसे प्लस ई माइनस आवेश है, तो जैसे प्लस माइनस हो गया या प्लस प्लस हो गया, मान के चलिए, ठीक है। तो ये प्लस प्लस से क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, इससे निकल रही है और इससे भी निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो प्रतिच्छेद करेगा तो देखिए एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो क्या एक ही बिंदु पर क्या विद्युत, चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा बतला रहा है, जो कि क्या है, संभव नहीं है। इसीलिए क्या करता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और इसी कारण से प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन की क्रिया देखने को मिलती है। वही माइनस माइनस के बीच भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन प्लस माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। और प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आवेश के गुण को लिखें। तो आवेश का निम्न गुण है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, दोनों होता है। और देखिए दूसरा में लिखा हुआ है कि आवेश एक अदिश राशि, आवेश कैसा राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश संरक्षी होता है। तीसरा में लिखा हुआ है, चौथा में कि आवेश का क्वांटमीकृत होता है। पांचवा में लिखा हुआ है कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आंसर में लिखा हुआ है कि किसी भी आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है भी, जब भी जैसे मान के चलिए दो वस्तु को आप घर्षण कराए हैं तो एक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, एक में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है, क्योंकि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे में जिसमें जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वह पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जब भी जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस प्रकार जाएगा, ना कि 1.2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पॉइंट इस प्रकार नहीं जाएगा। पूर्ण गुणज कहने का मतलब वही है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग।
इसीलिए देखिए फिर क्यू, अतः क्यू बराबर क्या होता है प्लस माइनस एन ई। और यहाँ क्यू क्या है, आवेश है, एन है 1 2 3 4 5, इस प्रकार होगा, ना कि 2.5 3.6, इस पॉइंट वाला नहीं होगा, ठीक है। ना ही क्या होगा फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला होगा, ठीक है। पूर्ण गुणज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी अनंत तक जाएगा, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश के नियम को लिखें। तो आवेश के दो नियम होते हैं, जानते हैं। देखिए फर्स्ट नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिमाण, दोनों आवेश का परिमाण के क्या होता है गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम समझाते हैं। देखिए अगर प्लस प्लस के बीच प्लस और प्लस आवेश है तो इसके बीच क्या होगा, इन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस है तो इनके बीच क्या होगा आकर्षण होगा। प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण, वहीं देखिए प्लस माइनस के बीच आकर्षण होगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है कूलॉम का नियम है। क्या है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि एफ समान, इसलिए क्या हो जाएगा एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2, क्योंकि दोनों आवेश के गुणनफल के जो लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के क्या होता है समानुपाती होता है, और वहीं और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकेंड मानिएगा, तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड से क्या हो जाएगा समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक के एक नियतांक आएगा, ठीक है, जहाँ के का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्बिक बल की दिशा आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसीलिए कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्बिक बल की दिशा क्या होता है दोनों आवेशों को केंद्र की ओर होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है केंद्रीय बल भी कूलम्बिक बल को कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कूलॉम के नियम की सीमा को लिखें। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है आंसर में कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। क्या है यह बिंदु आवेश के लिए मान्य है। दूसरा में है कि यह केवल स्थिर आवेश के लिए मान्य है। तीसरा में लिखा हुआ है कि कूलॉम का नियम माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और चौथा में है कि कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नहीं होता है। और पांचवा में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलॉम का नियम क्या है अपनी वैधता खो देती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका सीमा देखिए क्या है कि यह केवल क्या होता है बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है, और कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए मान्य है, ठीक है। अब देखिए और क्या है कि यह माध्यम पर भी डिपेंड नहीं करता है, और अगर 10⁻15 मीटर से आप इसका दूरी क्या किए कम कर दिए तो यह अपना वैधता क्या कर देता है खो देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है कि आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें, ठीक है। तो आंसर में देखिए प्रति एकांक आयतन में फैले आवेश को आयतन घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक आयतन में फैले आवेश को क्या कहेंगे आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर क्या हो जाएगा Q बटा V हो जाएगा। और देखिए अगर इसका मात्रक निकालिएगा तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, आयतन का क्या होता है आयतन का होता है मीटर क्यू होता है, इसलिए क्या हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यू। तो आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक क्या हो गया कूलम प्रति मीटर क्यू हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व का परिभाषा इस प्रकार होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। प्रति एकांक आवेश का आयतन घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। वही देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा बराबर इसलिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। इसका मात्रक निकालिएगा तो आवेश का कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, चलिए आंसर इसका देखते हैं। इसको छोड़िए, यहाँ से देखिए देखिए लिखा हुआ कि किसी आवेश के चारों ओर अनंत आवेश फैला हुआ हो तो छोटे छोटे आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का योग कुल बल के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर कोई आवेश है, इसके चारों ओर छोटे छोटे अन्य आवेश है, इसके द्वारा लगाए गए इन आवेशों के द्वारा इस आवेश पर लगाए गए बल क्या होता है, लगाए गए छोटे छोटे बल द्वारा लगाए गए बलों का कुल बल के बराबर होता है। ठीक है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे इस Q1, रुक जाइए एक सेकेंड, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ऐसी क्या है, एक आवेश के चारों ओर अनंत आवेश फैला हुआ है। अब इनके द्वारा Q1 द्वारा Q पर लगाया गया बल, Q2 द्वारा Q पर लगाया गया बल, Q3 द्वारा Q पर लगाया गया बल, Q4 द्वारा Q पर लगाया गया बल, Q5 द्वारा Q पर लगाया गया बल, Q6 द्वारा Q पर लगाया गया बल का योग बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। इसका योग क्या होता है, कुल बल के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, Fn तक जितना भी आवेश हो क्या होगा, उसके योग के क्या होगा, बराबर होगा लगने वाला बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कोई आवेश जैसे विरामावस्था में है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, करता है। अगर वहीं आप जैसे यहाँ पर प्लस आवेश है और प्लस ही आवेश को इसके क्षेत्र में ला रहे हैं तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण कर देगा। माइनस को लाइएगा तो क्या होगा, आकर्षण का इसी मतलब आकर्षण करेगा इसके क्षेत्र के। जैसे यहाँ तक है तो ठीक है, यहाँ तक है, इसके क्षेत्र के बाहर है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र में प्लस आएगा उसके क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। और माइनस वाला जब माइनस आवेश आएगा तो क्या करेगा, उसको आकर्षण कर देगा। ठीक है, तो वही जहाँ तक वह क्षेत्र जहाँ तक अपना क्या करता है, कोई दूसरा आवेश को लाइएगा तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जिस क्षेत्र तक मतलब देखने को मिलता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, वही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। तो लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश पर लगाए गए विद्युतीय बल होता है। ठीक है, अर्थात हम क्या परिभाषा दे सकते हैं इसका कि प्रति एकांक आवेश पर लगाए गए बलों को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा F बटा Q हो जाएगा, F बटा Q हो जाएगा। इसका मात्रक निकालिएगा तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक। चलिए
और देखिए फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षण आवेश क्या है। ठीक है, तो परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है। यह इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युतीय विद्युतीय के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे क्या है कि धनात्मक लेने की पार्टी होती है। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, ये धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, परीक्षण आवेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। विद्युतीय विभव को परिभाषित करना है तो लिखा हुआ आंसर देखिए कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को योग के बराबर होता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, अब आप एकांक धन आवेश को अनंत से ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाइएगा तो जो आपके द्वारा किया गया कार्य है वह विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, वह क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है, क्योंकि विभव बराबर क्या होता है, मतलब कार्य बटा आवेश होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा, और जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ विद्युत विभव है, ठीक है, अगर विभवांतर का परिभाषा रहेगा तो क्या देखिए होगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। ठीक है, लेकिन आप अनंत से किसी बिंदु को एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाइएगा तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह विभवांतर कहलाएगा। लेकिन आप विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को ले जा रहे हैं तो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह विभवांतर कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उसका विभवांतर की मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। आंसर में लिखा हुआ कि दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये दोनों आवेशों को मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। जिससे Q1 दो समान परिमाण का विपरीत आवेश, जैसे इधर प्लस है और ये माइनस आवेश है, तो अगर ये दोनों को बहुत ही अल्प दूरी पर रखेंगे तो ये दोनों मिलकर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बराबर होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आप विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण लीजिए, ठीक है, और उसके बीच की दूरी जैसे Q1 है और Q2 है, तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण लीजिए और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। चलिए इसका मात्रक देख लेते हैं क्या होगा। इसका मात्रक देखिए क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2A या 2L। ठीक है, बीच की दूरी, और इसका मात्रक निकालिएगा तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, और दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। अब है 18वां क्वेश्चन, देखिए कि विद्युतीय बल क्या है।
तो इसका आंसर होगा, जब किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगाया जाता है जिससे विद्युत बल्ब कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे कि विद्युत बल्ब क्या है। कि कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश को लाते हैं तब उस पर क्या करता है, एक बल लगाता है, वही बल क्या कहलाता है, विद्युत बल्ब कहलाता है। बल्ब नहीं, बल, ठीक है, सॉरी, बल्ब बोला गया होगा तो उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को परिभाषित करें। हम विभवांतर का परिभाषा आगे ही बता चुके हैं, पीछे ही बता चुके हैं कि विभवांतर क्या है, कि एकांक धनावेश को उच्च विभव से निम्न विभव तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। या तो आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हो विभवांतर को, और इसलिए हो जाएगा VA माइनस VB बराबर कार्य बटा आवेश हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाएगा। देखिए ठोस कोण क्या है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहा जाता है। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, A/r², मतलब डी ओमेगा बराबर DAR इंटू कॉस थीटा होता है। ओमेगा बराबर क्या रखना है, 4 पाई रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं को उस तल का विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। या तो आप इस तरह की परिभाषा दे सकते हैं इसका, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, EA, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय को लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस के प्रमेय को लिखें। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जहाँ, ठीक है, जहाँ ε0 मुक्त आकाश का क्या है, परावैधुता है, गॉस का प्रमेय कहलाता है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि कोई बंद तल है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, जो बंद आवेश है, जो बंद तल है उसमें कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समविभवी तल या सतह क्या है। तो वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या हो, समान होता है, उसे क्या बोला जाता है, समविभवी तल बोला जाता है, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ कि समविभवी तल या सतह कहलाता है वो, तो ठीक है। असमविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है। देखिए इसका आंसर होगा कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ जाता है। चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि चालक के दिए गए आवेश का समानुपाती होता है। इससे ही चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता कहलाता है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि कोई चालक है उस पर आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, विभव में वृद्धि हो जाता है, और वह क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, और वही जो आवेश है वह क्या होता है, वही समानुपाती होता है, किसका, विभव का क्या होता है, समानुपाती होता है। उसे ही क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। इसलिए Q समानुपाती क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक नियतांक आएगा जिसे ही क्या बोला जाता है, C, जिसे चालक की धारिता बोला जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा CV हो जाएगा, और C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम धारिता का मात्रक देखेंगे। तो इसका क्यू बटा भी है, तो क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आयुष का मात्रक कूलम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो कूलम वोल्ट हो जाएगा। धारिता का मात्रक या तो इसे ही क्या बोला जाता है, इसका मात्रक एक और होता है फैराडे। ठीक है, इसका मात्रक धारिता का एक मात्रक फैराडे भी होता है, लिखा हुआ भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। तो आंसर में लिखा हुआ है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। फर्स्ट है कि चालक की सतह का क्षेत्रफल पर क्या करता है, चालक की सतह पर देखिए, चालक का सतह, आंसर देखिए इसका लिखा हुआ कि चालक की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने से विभव का मान घट जाता है। जब चालक का क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो क्या होता है, विभव का मान घट जाता है तथा चालक की धारिता बढ़ जाती है। जब चालक की सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो विभव का मान घटता है तथा चालक की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कि कैसे बढ़ जाती है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ क्यू है, क्यू व्युत्क्रमानुपाती है भी का। जब भी का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, और जब भी का मान घटेगा तब इसका मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो रहा है, विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो धारिता का मान है कि बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका दूसरा पॉइंट है कि चालक के निकट दूसरी चालक की उपस्थिति किसी आवेश चालक के निकट दूसरी अनावेशित चालक के सतह पर विभव का मान घटता है तथा चालक की धारिता बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तो नहीं है यही। अगर यह 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा।